गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग एक नया तरह का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑनलाइन क्लास। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग पठन पाठन का कार्य बाधित में रहा है, तो इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए एक नया जरिया तलाशा गया है ऑनलाइन के माध्यम से। हम लोग आज इस वीडियो में साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के बारे में कुछ जान लेंगे, उसके बाद आते हैं चैप्टर में। क्योंकि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये आप जानते हैं। और इसमें से जो 3 पार्ट्स होते हैं सभी के अलग अलग टीचर हैं। उसमें से केमिस्ट्री भाग को केवल हम पढ़ाएंगे। साइंस का केमिस्ट्री भाग हम पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री भाग का पहला चैप्टर है, टोटल इसके चैप्टर है 1 से 5, 1 to 5। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, और इसका चैप्टर 1 है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी कोई भी क्लास का हो, अगर चैप्टर को समझना है तो बस चैप्टर का नाम को समझिए सही से, क्योंकि चैप्टर में जो नाम रखा जाता है उस पूरे कहानी का सारांश बना के रखा जाता है। अगर उस कहानी का समरी को आप समझ लेंगे केवल चैप्टर का हेडिंग को, तो चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें मिलेंगी आपका लगभग 50% यही से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जानकारी लेनी है इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, तो पहले हम हेडिंग को समझ लेंगे। पहली बात है कुछ मतलब थोड़ा बहुत समझी, टोटल नहीं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर पहला वर्ड है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और दूसरा वर्ड है समीकरण। ये 2 वर्ड में है, एक है समीकरण और एक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इन दोनों को समझने से पहले कुछ हम लोग जाने इसका बेसिक को। पहला वर्ड है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग नीचे क्लास में आते हैं, जिसका एक वर्ड होता है परिवर्तन, और ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। परिवर्तन ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का सीधा मतलब शाब्दिक अर्थ होता है चेंजिंग, बदलाव। आप दुनिया में बहुत कुछ देखे होंगे, और उसमें कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हर सेकंड या पर डे या पर ईयर या महीना में या सप्ताह में बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि सुबह का समय का तापमान कुछ अलग होता है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ते जाता है, और ऐसा आता है कि शाम के समय धीरे धीरे पे तापमान बढ़ जाता है। तो इसका भी नाम बदलाव है। आप बचपना में छोटे से थे, आप धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं, ये भी है बदलाव। तो चेंजिंग का मतलब केवल हम लोग साइंस में जो बुक में मिलता है ये नहीं, बल्कि हम अपने वातावरण में, पर्यावरण जहाँ भी रह रहे हैं उसमें जितना कुछ हमें देखने को मिलता है, अगर उसमें चेंजिंग आ रहा है तो इसको कहा जाता है परिवर्तन। और ये परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो जाएगा, और होने के बाद जो पहले रूप में था, जो ओरिजिनल फॉर्म में था, फिर से वो वापस आ सकता है, उसका नाम होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरी बात है कि इस परिवर्तन होने में कुछ नया चीज तो बनता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज पहले वाले का था बाद में भी वही प्रॉपर्टीज रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपड़ा लाते मार्केट से और उस कपड़े को अगर हम शर्ट बनाते हैं, तो जो कपड़े की प्रॉपर्टीज थी वो शर्ट का भी वही रहेगा। ऐसा नहीं कि कपड़ा अगर सूती का हो तो शर्ट बनने पर वो सोना का बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो परिवर्तन पहले और बाद में भी सेम हो उसका नाम होता है भौतिक परिवर्तन, लेकिन इसमें बदलाव आती है। जैसे कि कोई कागज है आयताकार में, और उसको हम लोग फाड़ दिए और उसको बना दिया ट्रायंगल के शेप में, तो ये भी परिवर्तन हुआ। ये पहला जो शेप था वो रेक्टेंगल हो या फिर इसको हम कहते चतुर्भुज हो, लेकिन हम उसको क्या किए, काट करके त्रिभुज आकार बना दिए, तो ये भी क्या है, चेंजिंग है, परिवर्तन है। अगर ये कोई व्हाइट पेज है और इस पेज को हम लोग कलर कर दिए रेड कलर में, तो ये रेड कलर में आप जो बदल दिए, इस बदलाव का भी नाम होता है परिवर्तन। दूसरी बात, अगर हम कागज को रंगे नहीं बल्कि हम इसको जला देंगे, तो जब जला देंगे तो इसके जलने पर बनता है राख।
अब जो राख बनेगा फिर से इस राख को हम कागज के रूप में नहीं ला सकते। अगर ये कागज के रूप में फिर से आ जाएगा तो हम कहेंगे भौतिक है, लेकिन फिर से अगर नहीं आ सकता है तो इसका नाम हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जिस परिवर्तन में परिवर्तन होने के बाद, बदलाव होने के बाद फिर से वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोहा लें और लोहे को अगर लंबे समय तक खुला अवस्था हम छोड़ देंगे तो ये क्या होता है, इसके ऊपर एक परत बैठ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जंग लग गया। तो ये जो जंग लगा है ये इसी लोहे का भाग होता है, लेकिन उस जंग को अगर हम फिर से जमा करेंगे तो वो लोहा नहीं बन सकता। ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। दूसरी बात है कि अगर हम किसी चीज को जलाते हैं, जैसे बल्ब है, तो बल्ब जो जलाते हैं तो बल्ब में जो ऊर्जा आया है, जो विद्युत ऊर्जा आया, उस ऊर्जा को ये बदल देता है प्रकाश में, जिसको कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। तो चूंकि जो विद्युत आया है उस विद्युत को बदल दिया प्रकाश में, हम फिर से प्रकाश को जमा करके विद्युत में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका नाम होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन होती है तो उस रासायनिक परिवर्तन को होने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर मान लेते हैं अगर हम दूध लिए और दूध को अगर लंबे समय तक रख दोगे तो क्या होता है, ये दही में बदल जाता है। तो दूध से दही में बदलने का भी नाम क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अब बात आती है कि जब दूध को हम लिए तो इसको इसमें बदलने में क्या क्या प्रोसेस आया, वो सारा प्रोसेस कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब हुआ कि सभी प्रक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होने में शामिल होता है वो सभी प्रक्रिया कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या फिर सिंपल भाषा में कि रासायनिक परिवर्तन होने में जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर वे सभी क्रियाएं जब एक पदार्थ खुद से या किसी दूसरे से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद नए गुण वाले कुछ पदार्थों का निर्माण करती है तो उस प्रक्रिया का नाम होता है रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन चूंकि दो प्रकार होती है, भौतिक और रासायनिक। अब रासायनिक जब परिवर्तन होती है तो इस परिवर्तन को होने में कितनी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं का कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। दूसरी बात आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट्स हो सकते हैं। एक होता है पार्ट्स और एक होता है प्रकार। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, प्रकार अलग होती है और पार्ट्स अलग होती है। हम जानेंगे इसके प्रकार को नहीं बल्कि पार्ट्स को, इसके भाग को। जैसे कि अगर हम पार्ट्स को समझेंगे, भाग को, और एक होता है प्रकार। पार्ट्स जो होता है वो उसी के अंदर होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज होते हैं। अगर हम शरीर के भाग की बात करें, शरीर के पार्ट्स का, तो उसी एक शरीर है, उसी में हाथ पैर सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन प्रकार की जहां तक बात करें, उस प्रकार में क्या होता है, अलग अलग तरह का शरीर लेना पड़ता है। हो सकता है वो शरीर लंबा हो तो लंबा प्रकार है, हो सकता है वो नाटा। तो हम लोग पहले जानेंगे भाग को, उसके बाद जानेंगे इसके प्रकार को। तो पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, आज का जो टॉपिक्स है वो सारा कुछ यहाँ पर लिख चुके हैं, इसी आधारित भाग करें। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है अभिकारक और इसके दूसरे पार्ट्स का नाम होता है उत्पाद। अभिकारक को अभिकर्मक भी कहा जाता है और उत्पाद को प्रतिफल भी कहते हैं। एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल जो जनरल है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने पर बनता है जल। पानी का निर्माण होता है जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद जल का निर्माण होता है। अब आते हैं जो तीर के लेफ्ट साइड है, उसमें जितने भी मटेरियल को लगाते हैं या डालते हैं या सम्मिलित करते हैं, इन सभी को कहा जाता है अभिकारक। कहने का अर्थ हुआ कि जब अभिक्रिया होती है
तो अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ को शामिल किया जाता है, कच्चे पदार्थ को लिया जाता है, उन सभी सामग्री को, उन सभी केमिकल्स को कहते हैं अभिकारक। और जब ये रिएक्शन हो जाता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसका नाम होता है उत्पाद। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर एक अभिक्रिया में दो ही अभिकारक हो और उत्पाद केवल एक ही हो सकता है कि अभिकारक एक हो सकता है उत्पाद एक हो, लेकिन हर एक कंडीशन में जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जितने भी हम पदार्थ को लेंगे वो सभी अभिकारक कहलाएगा, और अभिक्रिया के फलस्वरूप या उसके पश्चात जो पदार्थ तैयार होगा उसका नाम होता है उत्पाद। ये हुआ अभिकारक और उत्पाद का परिभाषा, और ये दोनों है रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का, अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके दो पार्ट्स होंगे, एक का नाम अभिकारक होगा जिसको आप अभिकर्मक के नाम से भी जान सकते हैं, और दूसरा जो भाग होगा उसका नाम होता है उत्पाद, जिसको प्रतिफल भी कहा जाता है। ये वो रासायनिक अभिक्रिया के भाग। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग समझ चुके हैं, इसके प्रकार को अगले क्लास में आएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक आज का मेरे लिए है वो है रासायनिक समीकरण। इसके समझाने के बाद ही आप लोगों को अगला पॉइंट पढ़ा जाएगा। अगला पॉइंट आते हैं रासायनिक समीकरण। आज का ये लास्ट टॉपिक है। केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण होता क्या है कि जब हम अभिक्रिया कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन को लेते हैं और इसके मिलने पर जो पदार्थ बनता है उत्पाद, उसका नाम होता है जल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या जल, हम इनको संकेत या सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं। तो संकेत या सूत्र के माध्यम से जो दिखाते हैं इसको कहते हैं छोटा रूप, इसको संक्षिप्त रूप कहा जाता है, और संक्षिप्त रूप में ढाल देने का नाम होता है रासायनिक समीकरण। कि जब अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हो या उत्पाद हो, उन सभी पदार्थों को संकेत या सूत्र के रूप में ढाल देना या संक्षिप्त निरूपण कर देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक पॉइंट और जान लेंगे आप लोग, इसी से रिलेटेड है। एक वर्ड बताएं संकेत और एक होता है सूत्र। ये दोनों कब यूज होता है, संकेत का और सूत्र का। संकेत उनके लिए यूज किया जाता है जो अकेला पदार्थ हो, जैसे कि तत्व। दुनिया में जितने भी तत्व हैं, टोटल तत्वों की संख्या 114 है, उन सभी तत्वों के लिए संकेत का यूज किया जाता है। और सूत्र का प्रयोग करते हैं जनरली यौगिक, चाहे वो किसी भी प्रकार के यौगिक हो, उस यौगिक में दिखाने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ड याद रखेंगे कि संकेत या सूत्र, और ये भी माइंड में रखेंगे कि संकेत जो होता है वो तत्वों के लिए और सूत्र जो होता है वो यौगिकों के लिए। तो अब आते हैं इसमें रासायनिक समीकरण में कि वे सभी प्रक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, इन पदार्थों को उनके संकेत या उनके सूत्रों के माध्यम से दिखाने का नाम होता है रासायनिक समीकरण। अगर हम इसको ऐसे रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लाने का ही नाम होता है रासायनिक समीकरण। इसमें जो भी संकेत या सूत्र होगा उनके तत्वों या उनके यौगिकों का होगा। अब इसके प्रकार को जान लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, और इसका डिटेल अगले क्लास में। असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसका दूसरा टाइप है संतुलित रासायनिक समीकरण।
पहला प्रकार है असंतुलित और दूसरा है संतुलित। असंतुलित का पहचान आप कैसे करेंगे उसके लिए हाइड्रोजन के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है और ऑक्सीजन के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। अगर उत्पाद की तरफ हम आते हैं तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में 1। कुछ नहीं का मतलब 1 छुपा रहता है, 1 नहीं लिखते हैं, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब आते हैं कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ से टेली करते हैं तो हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 परमाणु और इधर भी हाइड्रोजन कितने परमाणु है 2। तो अगर दोनों तरफ से बराबर है तो हम कहें कि हाइड्रोजन संतुलित में है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में इधर 2 परमाणु है जबकि इधर का ऑक्सीजन में केवल 1 परमाणु है, तो ये बराबर नहीं। अगर दोनों तरफ से जितने भी अभिकारक है, एक बात और जान लेंगे कि जितने भी अभिकारक तत्व के रूप में है वो सारा उत्पाद में आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्रोजन का बचेगा, जितने भी नहीं है सारा नहीं है, लेकिन परमाणुओं की संख्या में अंतर आ सकती है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु है, उत्पाद में भी 2 परमाणु। अगर ये दोनों परमाणु बराबर है तो कहेंगे ये संतुलित में। ऑक्सीजन की कंपेयर करें तो इधर 2 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन में केवल 1 परमाणु है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको कहा जाता है या असंतुलित नहीं। तो अगर सभी बराबर नहीं है तो उसका नाम होता है असंतुलित और एक भी अगर बराबर ना हो तो वो असंतुलित है। और अगर सभी तरफ से बराबर हो गया तो उसका नाम होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको संतुलित कैसे किया जाता है यह लंबा क्लास है, उसको बात बताएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सल्फर को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये अपने आप में संतुलित, आप चेक कर सकते हैं। सल्फर में 1 परमाणु है, इधर भी सल्फर में 1 परमाणु, ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 परमाणु, इधर ऑक्सीजन में 2 परमाणु, तो ये दोनों तरफ से बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसका नाम होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं कंकाली समीकरण। अगर ये बराबर नहीं है तो उसका नाम कंकाली समीकरण है और अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो उसका नाम होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। बस आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।